नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग है और इससे पहले सियासी घमासान तेज है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की रणनीति तैयार की गई है। इसी पर आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तारीख 9 सितंबर, दिन मंगलवार। उपराष्ट्रपति का चुनाव मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। दोनों ही ओर से अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू के सभी सांसद जुटे और मंगलवार के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि 100% से ज्यादा सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर वे आश्वस्त हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की रविवार से 2 दिन की कार्यशाला भी शुरू हुई, जिसमें सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण भी शामिल है। 9 सितंबर यानी चुनाव के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के निवास पर बिहार एनडीए सांसद सुबह सुबह नाश्ते पर मिलेंगे और वहां से वोटिंग के लिए एक साथ संसद भवन जाएंगे। बीजेपी की ओर से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा हैं एनडीए के पास। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी की एक तस्वीर को लेकर सियासत गर्म है। इस तस्वीर में वो लालू प्रसाद से मुलाकात करते देखे गए, जिसे बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर सियासी शोर का सबब बन गई है। इस तस्वीर में 2 शख्स नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और ठीक उनके बगल में खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। लालू प्रसाद के साथ उनकी इस मुलाकात पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। मालवीय ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। यह न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से एनडीए के तमाम नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? भ्रष्टाचार एक ऐसा संक्रमण के रूप में फैल गया है कि वह देश के संवैधानिक पद पर भी कहीं न कहीं आंच लाने वाला है। आरजेडी का कहना है कि लालू फोबिया से ग्रसित बीजेपी बौखलाहट में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। अब बीजेपी तय करेगी कि किससे मिलेंगे, कौन क्या मिलेंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार आदरणीय लालू प्रसाद जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। बता दें, 9 सितंबर यानी मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में
एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट में दोषी पाए गए लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात को बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात बिहार चुनाव की करते हैं। बिहार में चुनाव को अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है और चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है। लगातार राजनीतिक दलों की बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। महागठबंधन भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी का दावा कर रहा है, पर नेतृत्व पर नाम अब तक साफ नहीं है। खासकर कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व को लेकर बार बार तेजस्वी के नाम को टाल दिया जाता है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस को तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी से तकलीफ क्या है? देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल था विपक्ष चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ेगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने क्या कहा, आप पहले ये सुनिए। इस पर मुझे कोई काम नहीं कर रहा है, ये जनता फैसला करती है किसको जिता के भेजेगी। पहले हम लोग की सरकार बने, उसके बाद हम लोग बैठ के सब निर्णय ले लेंगे और आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, सब लोग हम लोग मिलजुल के महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तेजस्वी जी के नेतृत्व? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब गठबंधन में इनके सहयोगी दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी नेतृत्व पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। आरजेडी भी कांग्रेस के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। आरजेडी का साफ कहना है कि कोई कुछ भी बोले, महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी ही है। हमारे विरोधी हों या हमारे सहयोगी हों, उनके कानों तक भी ये आवाज जा रही है कि बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? मतलब ये कि वीआईपी को तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार है। लेफ्ट की पार्टियां भी तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बता चुकी हैं। आरजेडी तो तेजस्वी के नाम पर टस से मस होना नहीं चाहती, तो आखिर तेजस्वी के नेतृत्व से कांग्रेस को क्या परेशानी है? भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको पटना से बड़ी खबर दे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार कांग्रेस की एक बड़ी बैठक कल होने जा रही है। बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक कल है, दिल्ली में ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा, क्योंकि विवाद लगातार इस बात को लेकर है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात क्यों नहीं बन पा रही है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आ रही है कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है महागठबंधन की। बिहार कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। कल शाम में दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग होगी और बिहार के बड़े नेता कांग्रेस के इसमें शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है क्या, इसको लेकर सवाल जब पूछे जाते हैं तो उसी का जवाब देते हुए कहा गया कि कल ये बैठक होने जा रही है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस चर्चा करेगी। और देखिए, चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बार फिर से सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इस बार आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का तोहफा मिला है। चुनावी साल में महिलाओं के लिए एक के बाद एक फैसले को एनडीए के लिए अच्छा माना जा रहा है, लेकिन नीतीश के इस फैसलों को लेकर कैसे राजनीति शुरू हो चुकी है, दिखाते हैं आपको। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को 2 बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 80 पिंक बसों का शुभारंभ किया, साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, जबकि सहायकों का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 किया गया है। के मंत्री होने के नाते तो हमको दोहरा खुशी मिला कि इस विभाग में पेंशन भी बढ़ा और आज आंगनबाड़ी सेविका का जो है इतना बड़ा उनको तोहफा मिला। बिहार में 2,10,151 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, जिनकी भूमिका ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण है।
ऐसे में चुनावी साल में नीतीश का ये फैसला भी एनडीए को फायदा दे सकता है। नीतीश कुमार के इस फैसले को भी विपक्ष नकल बता रहा है। तेजस्वी जी की जो घोषणाओं और इनकी जो विजन को आप कॉपी करते हैं, सारा क्रेडिट तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनके विजन को चोरी करना छोड़िए और कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। ये चुनावी जुमला और चुनावी चूरन के अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता ये बिल्कुल समझती है और बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देकर सत्ता में लाना है और इनको सत्ता से दूर कर देना है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की निगाह सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ महिला वोट बैंक पर भी रही है। उन्होंने आधी आबादी को लुभाने के लिए कई स्कीम लॉन्च की है। सीएम ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की, साइकिल योजना, नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, महिलाओं के लिए 100% डोमिसाइल, पंचायती राज में 50% आरक्षण, नगर निकाय में 50% आरक्षण, विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, जीविका समूह का गठन किया गया, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए, इंटर पास करने पर 25,000 रुपए, आशा ममता कार्यकर्ताओं के साथ रसोइया का मानदेय बढ़ाया गया। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सीएम नीतीश कुमार का लॉयल वोटर है और एक बार फिर सीएम ने महिलाओं को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साध लिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिलाओं के हित में बड़ा फैसला किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वेतन को बढ़ा दिया गया और ऐसे में भागलपुर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने खुशी का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। वहीं सेविका और सहायिका ने बताया कि वेतनमान में वृद्धि कर मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान किया। दरअसल आज सीएम ने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया। वहीं सहायिका का वेतन 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है। खुशी हुई कि हम लोग के मामले में 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। जो 7,000 थी वो अब 9,000 हो गई है। सहायिका का जो 4,000 था वो 4,500 हो गया है। तो खुशी है और उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी आगे भी हम लोग को मानदेय में थोड़ा सा और बढ़ोतरी कर दें। हाँ, 2,000 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे जो हम लोग खुश नहीं है, समझे। इसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए जिससे मेरा घर परिवार अच्छा चल सके। जो फैसला लिया है उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। मेरे बारे में तो कुछ सोचे, इतना सबका हो रहा था लेकिन हम लोग का कहीं से कोई आशा नहीं था, तो उम्मीद जग गई। हम लोग भी खुश हैं। अगर 2,000 ही बढ़ाए हैं तो हम लोग फिलहाल खुश हैं, लेकिन उम्मीद और करते हैं, आशा कर रहे हैं कि नीतीश जी कुछ और ज्यादा करें। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बयान सामने आया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने बयान दिया। विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। डी राजा का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें रिजनेबल नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। सीपीआई का गौरवशाली इतिहास रहा है। सीपीआई मास पार्टी है। आरजेडी कांग्रेस को सीट शेयरिंग में बेहतर तालमेल बनानी होगी। डी राजा का ये बयान आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ कल कांग्रेस बैठक करने जा रही है सीट शेयरिंग को लेकर, दूसरी तरफ महागठबंधन के अलग अलग दल अपनी सीटों को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। सीपीआई के महासचिव हैं डी राजा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कही। हमें रिजनेबल नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। गौरवशाली इतिहास हमारी पार्टी का रहा है और सीपीआई मास पार्टी है। आरजेडी कांग्रेस को सीट शेयरिंग में बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे, एसआईआर को लेकर ये बड़ी खबर। बिहार में मतदाता विशेष पुनर्रीक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एसआईआर को लेकर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो अपने अधिकारियों को
निर्देश जारी करें कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और असली होने की जांच भी वो कर सके। कोर्ट ने अपने आदेश में एक तो स्पष्ट कर दिया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप देखने का अधिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप नहीं देखेगा तो फिर तो कोई भी आके अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेगा। वोटर आईडी बनाना, इलेक्टोरल रोल बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि वोटिंग वही देगा जो भारत का सिटीजन है। तो स्वाभाविक सी बात है, इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के पास काम है, ये अधिकार है कि वो चेक करे कौन आदमी भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। दो तरीके की याचिकाएं चल रही हैं। एक तो याचिका चल रही है कि बिहार में SIR होना नहीं चाहिए। मेरी याचिका है कि पूरे देश में SIR होनी चाहिए। उसमें मैंने एक अलग से एप्लीकेशन फाइल किया, जिस पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। और चलिए अब आपको पटना से बड़ी खबर दे। फर्जी ADG अशरूर अहमद की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल मोबाइल और ईमेल से लोगों से ये ठगी कर रहा था। जमीन विवाद मामले में अधिकारियों को ये फोन करता था, खुद को ADG रैंक का अधिकारी बताता था। पुलिस मुख्यालय में बता रहा था तैनाती और 6 से अधिक लोगों को अब तक ठगी का शिकार बना चुका है। फुलवारी शरीफ पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। फर्जी ADG की गिरफ्तारी की गई है। मोबाइल और ईमेल के जरिए ये लोगों को ठगी का शिकार बनाता था, अधिकारियों को फोन करता था, अपना काम करवाता था, अधिकारियों से ये कहता था कि ADG रैंक का ये अधिकारी है, और इस तरीके से करते हुए इसने 6 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बना लिया था। अशलम अहमद शनौफ रियाउद्दीन, जो हाजी हरमैन कॉलोनी वार्ड नंबर 20 थाना फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, ये अपने को ADG रैंक का वरीय पदाधिकारी बताता है और एक अपनी ईमेल ID adg.patna.gov@gmail.com इसको संचालित करता है। इसके माध्यम से विभिन्न ईमेल्स लोगों को भेजता है और साथ ही साथ IPS का लोगो लगाकर विभिन्न कार्यालयों में धौंस जमाकर एक्सटॉर्शन करता है। इसमें कुछ सरकारी अमीन जो है नौकरी करते हैं, उनके कार्यालयों में फोन गए थे और कुछ निजी व्यक्तियों को भी इसके द्वारा ठगा गया था। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर भी पटना से, जहां पर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोन नदी के दियारा इलाके में एक्शन हुआ और हथियार के साथ 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद, एक देसी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस मिले। SP पश्चिमी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। हथियार के साथ इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद किया गया और इसके साथ ही 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, जहां पर अपराधियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अब इनके नेक्सस को खंगाला जा रहा है। एक देसी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस भी इनसे मिले हैं। SP पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को पकड़ा है। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। सोन नदी के दियारा इलाके में एक्शन हुआ है। हथियार के साथ 6 अपराधियों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद किया गया, एक देसी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। SP पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और अब जांच जुटाई जा रही है कि इस पूरे गैंग के पीछे कौन काम कर रहा था। इसी क्रम में लगातार वहां पर रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहां पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए वहां पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे, जो कि कटिहार से है, जहां पर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले मोहम्मद मुन्ना और पूर्णिया के मोहम्मद हुमायूं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 30 अर्धनिर्मित पिस्टल और बैरल भी बरामद किया। दरअसल पुलिस को फलका से कुर्सेला में हथियार की सप्लाई की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। लगातार जो है चेकिंग लगाई जा रही है, खास करके जो बॉर्डरिंग थाने
इसी क्रम में कोटिया थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि भारी मात्रा में जो है हथियार की तस्करी की जा रही है और कि फलका कुर्सेला होते हुए अन्य जिलों में ले जाया जाएगा। इसी क्रम में SH 77 पे फलका कुर्सेला वाला रोड है, वहां पे चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के क्रम में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्ति का नाम है मोहम्मद मुन्ना और मोहम्मद हुमायूं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मुशहरी प्रखंड के मनिका विष्णुपुर चांद के मांझी टोला में डायरिया फैलने से लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें एक महिला की मौत की खबर भी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, मृतक की पहचान टुनटुन मांझी की बेटी विड़ा देवी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि रविवार से अचानक कई लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी और इसमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। एक ही मोहल्ले के करीब 7 से 8 लोग पीड़ित हैं। आसपास के टोले में भी कुछ लोग डायरिया से ग्रस्त हैं। फिलहाल सभी का इलाज हो रहा है और इलाके में छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सदोर ललथिन आ ओए में अति खल गए जेकरा जेकरा देली है जेकरा तेकरा नहीं ते कहे आ पेट झरनी ओए मानी खल कहे आ उल्टी कल कहे पेट झरना। डायरिया की वजह से मृत्यु हुई है जी। यहाँ पर डायरिया का प्रभावित 10 रोगी हैं, उसको दवा दिया गया है। एक ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है और कुछ जिसको आवश्यक दवा है वो तो दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे। ये बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर सुल्तानगंज में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा दिखा। दरअसल NH 80 पर लोगों ने हंगामा किया। सरकार के वजह से वो नाराज हैं, प्रशासन उनको सहायता नहीं दे रहा, जिस वजह से उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकारी सहायता राशि नहीं मिलती है और सुल्तानगंज बरियारपुर मेन रोड को इन्होंने जाम किया। 6 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। गगनिया पंचायत की आधा से अधिक आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। देखिए, मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की गई। सहायता राशि नहीं मिलने का ये आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि एक तरफ तो वो खुद बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी सहायता राशि भी नहीं पहुंच रही। वार्ड सबसे पहले बाढ़ से ग्रसित होता है, सबसे पहला गंगनिया। और इस वार्ड में जो है करीब 50% जनता को ये जो लाभ मिलना चाहिए 7000 बाढ़ पीड़ित को, ये कम से कम 50% को नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि उनको बाढ़ का पैसा नहीं मिला है, तो जिनका पैसा नहीं पुराने सूची में यदि नहीं मिला है तो वो अपना नाम देंगे कि क्यों नहीं मिला है, हम देखेंगे उसको। और जिनका नाम छूटा हुआ है अपने वार्ड परिषद और ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्होंने दिया ही है सूची, तो नए लोगों का जिनको पैसा जाएगा उनको जाएगा ही। और वहीं बिहार के आरा में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर से जिले के लोगों में बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। गंगा नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच चुका है। 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। लोगों ने बताया कि पिछले बाढ़ से वो अब तक उभर नहीं पाए हैं और बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। देखिए, नेक नाम टोला गंगा घाट से संवाददाता चंदन कुमार की ये खास रिपोर्ट। बाढ़ से वृद्धि हो रही है और भोजपुर जिले में गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है, ये वही कटाव स्थल है, नेकनाम टोला का बांध का कटाव है, जहां की इसी कटान के सहारे जो गंगा नदी का पानी है वो बड़हरा प्रखंड के कई गाँवों में प्रवेश करता है और इसके माध्यम से बाढ़ से दर्जनों गाँव जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। बताइए, क्या पानी बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, कब से? 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन से। तो अभी मैंने क्या स्थिति? अभी फास्ट बढ़ रहा है, अभी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो गांव ये कितना अभी डूबा हुआ है? गांव तो पूरा डूबा हुआ है। पूरा डूबा हुआ है। तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? नाव से। अच्छा, नाव से। और कोई राहत वगैरह कुछ? कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं। कितना दिन से बढ़ता है? अभी कल से बढ़ा था और आज तक कुछ ज़्यादा तेज हो गई है। अच्छा, ज़्यादा तेज। ये पानी मेन है कटान से? पानी ये कटान से। अच्छा, तो ये मतलब ये अगर करके बांध दिया या फिर स्विच गेट लग जाए तो पानी के कुछ? पानी के गेट लगा दिला पे भी और खतरा ही बा। खतरा बा। अच्छा, ऐसे कि कुछ ही पानी छोड़ल जले, ऐसे कि होने में कुछ
धान उन जो फसल पर ही इतना नहीं क्या मालूम कि इतना पानी आ जाए, इतना रहे। मैंने अभी 2 दिन से बढ़ रहा, फिर डर लग रहा बा बाढ़ के? डर तो लगते हुई पर वैसा हमने घर ही जाना है, कहीं और साइड बस नहाए थे। कटान के कारण जो गंगा नदी का पानी है वो इधर प्रवेश करता है और आकर के गंगा नदी का जो पानी है बाढ़ कई गांवों को अपने आगोश में ले लेता है, जिसके बाद जो दर्जनों गांव हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बड़हरा, भोजपुर। और वहीं बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। पहले चरण में इस बड़े आंदोलन की शुरुआत कार्य बहिष्कार के साथ की गई है। पुरानी पेंशन योजना सेवा अवधि 70 करने और 10 लाख का हेल्थ कार्ड करने की मांग उठाई गई और इसी को लेकर मोर्चा खोला गया। नर्सों के कार्य बहिष्कार से पीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। पुरानी पेंशन है ना, और दूसरा मांग है सेवा विस्तार 70 साल, सेवावधि विस्तार 70 साल। तीसरा है 10 लाख का हेल्थ कार्ड, मेडिकल रिवर्समेंट कार्ड है ना, ये मामूली सा वो लिखा हुआ है। ये लिख पढ़ के हम लोग बीच बीच में आज 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आमने सामने भी मांग चुके हैं, आवेदन बहुत खेल चुके। और अगली खबर नवादा से, जहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने पहुंचकर खिलाड़ियों का सम्मान किया है। नवादा जिले के उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ साथ देश विदेश में अलग अलग खेलों में अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं खेल को प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया गया है और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें आपके साथ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बहुत ही सुनहरा समय है जो जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं। और आने वाले समय में मैं उम्मीद रखती हूँ कि बिहार के अनेकों खिलाड़ी ओलंपिक जैसे, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे, एशियन गेम्स जैसे खेल में जाएंगे और प्रतिभा करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा।